प्रश्नावली 6.3 एनसीईआरटी क्लास 10। इस प्रश्नावली के लिए हमें समरूपता और समरूपता की कसौटियों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। कोई दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास कोई दो त्रिभुज हैं। अगर इनके सभी कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। और दूसरा, इसकी सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब अगर इस त्रिभुज में ये भुजा इसकी दुगनी यानी 4 है ना, तो ये भुजा इसकी दुगनी यानी 8 होनी चाहिए और ये इसकी दुगनी यानी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कहने का मतलब है इन सभी का अनुपात एक दूसरे के साथ बराबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। अब हम समरूपता की कसौटियों के बारे में बात कर लेते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर हमें किन्हीं दो त्रिभुजों के सभी कोण एक दूसरे के बराबर दे रखे हैं तो हम कह सकते हैं कि कोण 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 कसौटी द्वारा वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे और उनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा। अगर आपको कोई दो कोण दे रखे हैं तो आप कह सकते हो कि वो ए यानी कोण कोण कसौटी से समरूप है, क्योंकि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए अगर दो कोण दे रखे हैं तो कोण कोण समरूपता और तीन कोण दे रखे हैं तो कोण 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 समरूपता द्वारा, जिन्हें हम इंग्लिश में एंगल 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 कहते हैं। इसलिए इनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो ए होती है। फिर उसके बाद है प्रमेय 6.4। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई दो त्रिभुज है और इन दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाओं का अनुपात समान है। ये इस भुजा का दुगना है, ये इस भुजा का दुगना है और ये इस भुजा का दुगना है, तो इनके सभी संगत कोण एक दूसरे के बराबर होंगे और संगत कोणों के बराबर होने के साथ साथ ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। इस कसौटी को हम एस साइड 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 भुजा 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 कसौटी कहते हैं, यानी जिसमें सभी भुजाओं का अनुपात समान हो। उसके बाद है प्रमेय 6.5। यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रमेय के अंदर हमें क्या रखा है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो, जैसे ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है, और उस कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी जिन दो भुजाओं से ये कोण बना हुआ है वही दोनों भुजाएं इसके समानुपात में होनी चाहिए। तो ये इसका दुगना हो और ये इसका दुगना हो, यानी ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के साथ समानुपात में हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। इस कसौटी को हम कहते हैं एस यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। अब हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला भाग है जिसमें त्रिभुज ABC और PQR हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं। पहले तो हमें ये बताना है कि ये समरूप है या नहीं। अगर ये समरूप है तो किस कसौटी के आधार पर है, और उसके बाद हम इसे चिन्ह के रूप में लिखेंगे। समरूपता का चिन्ह इस तरह से होता है, अगर इसके नीचे बराबर का निशान आ जाए तो ये सर्वांग समता का चिन्ह है, लेकिन अगर हमें सिर्फ इस तरह का निशान लिखना हो तो ये हमारे पास समरूपता का निशान होता है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि समरूप है या नहीं। ये भी 40 डिग्री का है, ये भी 40 डिग्री का है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 80 है। वैसे तो दो कोणों से भी हमारा काम चल सकता था, लेकिन यहाँ तो तीनों ही कोण बराबर दे रखे हैं, तो हम कह सकते हैं कोण 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 समरूपता के द्वारा ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। लिखने के लिए मैं आपको तरीका बता ही चुकी हूँ। ये जो निशान होता है ये समरूपता का होता है, ये जो निशान है ये त्रिभुज का होता है। तो इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। फिर दूसरा भाग है, इसके अंदर हमें कोण नहीं दे रखी, भुजाएं दे रखी हैं, तो हम बड़ी भुजा की तुलना बड़े से करेंगे, छोटी भुजा की तुलना छोटे से। हम छोटे से शुरुआत करते हैं। इस त्रिभुज के अंदर जो सबसे छोटी भुजा है वो हमारे पास 2 है। इस त्रिभुज के अंदर जो सबसे छोटी भुजा है वो हमारे पास 4 है, तो हम इन दोनों को अनुपात में लिख देंगे। इस त्रिभुज के अंदर दूसरे नंबर पे जो बीच की भुजा है वो 2.5 है और इसमें बीच की भुजा हमारे पास 5 है। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यहाँ 3 है और इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमारे पास 6 है। अब हम देख लेते हैं कि इन सभी का अनुपात समान है। 2 को भाग देंगे 2 से 1 पर आ जाएगा, 4 को भाग देंगे 2 से 2 आ जाएगा।
यहाँ हमारे पास है 2.5 है। जब हम इसका दशमलव हटाएंगे ना तो नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 25 से। 5 को 25 से भाग देंगे, ये 5 पर चला जाएगा। फिर उस 5 को, ऊपर वाले 5 को हम 10 से भाग देंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी यहाँ भी हमारे पास कटने के बाद 1/2 ही आ गया। वैसे भी हम समझ सकते हैं कि 2.5 का 2 गुना 5 ही होता है। उसके बाद 3 और 6 को हल करेंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, सभी के अंदर 1/2 1/2 आ रहा है। अगर हम लिखने की बात करें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के और SSS भुजा 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 समरूपता द्वारा। उसके बाद तीसरे भाग में भी हमें कोण नहीं दे रखे, हमें सभी भुजाएं दे रखी हैं। तो पहले हम इनका अनुपात देखते हैं। छोटी भुजा का अनुपात छोटी भुजा के साथ, यानी 2/4 आ जाएगा हमारे पास। फिर जो बीच वाली भुजा, 2 से बड़ा क्या होता है 2.7, जो 2 और 3 के बीच में आता है। तो हम बीच वाली जो भुजा है ना उसकी तुलना बीच वाली भुजा के ही साथ करेंगे। अब 4 और 6 के बीच में 5 आता है तो इसके नीचे 5 आ जाएगा। बराबर में हमारे पास सबसे बड़ी भुजा यहाँ है 3 और यहाँ सबसे बड़ी भुजा है 6। जब हम इन दोनों को काटेंगे तो ये 1/2 अनुपात आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ भी 1/2 अनुपात आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ दशमलव हटाकर नीचे 10 लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गया 27/50। अभी आगे किसी से भी नहीं कट रहा है तो ये हमें 27/50 ही छोड़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 3 से काट दीजिए और इसको 5 से या 2 से काट दीजिए। आपको ऊपर और नीचे दोनों एक ही नंबर से भाग देना होता है। तो यहाँ हमारा अनुपात समान नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं है। चौथे भाग में हमें एक कोण दे रखा है और वो कोण जिन दोनों भुजाओं से मिलकर बना हुआ है वो दोनों भुजाएं हमें दे रखी हैं। तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। कोण तो बिल्कुल बराबर है ही, हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हम भुजाओं का अनुपात देखते हैं। यहाँ छोटी भुजा 2.5 है तो हम छोटी भुजा यानी 2.5 का अनुपात इससे करेंगे। ये हमारे पास 6 है। बराबर में यहाँ 5 है ना तो ये 5 आ जाएगा, बटे में 10 है। अब जब हम 2.5 का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। हम 5 से 25 को भाग देंगे 5 आ जाएगा। 5 से 10 को भाग देंगे 2 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 5 का 5 ही रहेगा। नीचे हमारे पास 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो एक जगह तो 5/12 आया और दूसरी जगह 5/10 आया। तो इसका मतलब इन दोनों का अनुपात समान नहीं है। यहाँ अनुपात समान नहीं आया तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं है। हो सकता है आपको NCERT की बुक के अंदर ये समरूप लिखा हुआ मिल जाए और SAS समरूपता की कसौटी द्वारा मिल जाए, लेकिन ये गलत है। NCERT की बुक के अंदर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं है। उसके बाद 5वें भाग में भी हमें एक कोण और 2 भुजाएं दे रखी हैं। अब बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इसी क्वेश्चन में करेंगे। वो एकदम से क्या देखेंगे कि हाँ ये कोण 80 डिग्री के हैं, दोनों बराबर हैं, और वो छोटी भुजा यानी 2.5 का अनुपात 5 से निकाल देंगे और 3 का अनुपात 6 से निकाल देंगे। इन दोनों का अनुपात 1/2 1/2 आएगा। तो उन्हें एकदम से लगेगा कि हाँ ये समरूप है और कसौटी होगी SAS, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। हम बात कर रहे हैं संगत भुजा और संगत कोणों की तुलना हमेशा संगत की होती है। यहाँ 80 डिग्री के सामने वाली भुजा 3 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन यहाँ 80 डिग्री के सामने वाली भुजा हमें नहीं दे रखी। तो हम किसके साथ अनुपात निकालेंगे? हम इस 3 वाली भुजा का अनुपात 6 वाली भुजा के साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ तो ये 80 डिग्री के सामने है और ये जो 6 है ना ये इसकी आसन्न भुजा यानी इसके साथ वाली भुजा है। तो यहाँ ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं है। उसके बाद 5वां भाग है जिसमें हमें 2-2 कोण दे रखे हैं। अब यहाँ सिर्फ 80 डिग्री ही आपको बराबर दिख रहा है, बाकी के दोनों कोण बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो आप एकदम से सिर्फ देखते ही नहीं कह सकते कि ये दोनों समरूप नहीं है। ये हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए अगर मैं इसको x मान लूँ तो x जमा 70 जमा 80 बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 80 में जब आप 70 को जोड़ोगे तो ये 150 हो जाएगा। ये 150 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। आप जब 180 में से 150 को घटाओगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये कोण हमारे पास 30 डिग्री का है। अब आप इस त्रिभुज के अंदर देखिए, इस त्रिभुज के अंदर भी हमें 2 कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण नहीं दे रखा। इस कोण को अगर मैं y मान लूँ तो हमारे पास इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। 80 और 30 को जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। जब आप 180 में से 110 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 70। अब दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए। छोटा कोण दोनों में 30 डिग्री का है, बीच वाला कोण दोनों में 70 डिग्री का और बड़ा कोण दोनों में 80 डिग्री का है। सभी कोण एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। हम लिख सकते हैं ए यानी कोण कोण समरूपता के द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप
समरूप है। दूसरा प्रश्न है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC। अब ODC कहाँ है? ये हमारे पास त्रिभुज ODC है, समरूप है त्रिभुज OBA के, यानी ये OBA के समरूप हमें पहले से ही दे रखा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं BOC, जो ये कोण है ना, ये 125 डिग्री का है। CDO, ये कोण हमें 70 डिग्री का दे रखा है। कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो इस चित्र में हमें जो दे रखा है उसके आधार पर हमें इन तीनों कोणों को ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें त्रिभुज DCO और त्रिभुज OAB ये दोनों एक दूसरे के समरूप दे रखे हैं। समरूप त्रिभुजों का मतलब क्या होता है कि उनके सभी संगत कोण बराबर है और सभी भुजाएं समान अनुपात में है। अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम ध्यान से देखें तो ये सबसे बड़ी भुजा है और इस त्रिभुज के अंदर ये सबसे बड़ी भुजा है। इसके सामने वाला कोण अगर 70 डिग्री का है तो इसका मतलब इसके सामने वाला कोण भी 70 डिग्री का ही होगा। अब ये कोण है 125 डिग्री और ये पूरा एक रैखिक कोण है। जब हमारे पास एक लाइन के एक तरफ दो कोण होते हैं तो उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब ये इसका आधा हो गया ना एक लाइन के एक तरफ, तो ये इतना जो कोण है ना पूरा ये 180 डिग्री होता है। इसे हम रैखिक युग्म या ऋजु कोण कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा कोण होगा 180 डिग्री का। जब हम 180 में से 125 को घटाएंगे तो हमारे पास 55 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब ये कोण हमारे पास 55 डिग्री का है। अब ये कोण 55 का है ना, तो इसके सामने वाला कोण भी 55 डिग्री का ही होगा। ये सब आप 9वीं क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करके जाएंगी तो ये जो सम्मुख कोण है ना, इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं और ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ अगर ये 55 डिग्री का आ रहा है तो ये भी 55 डिग्री का ही होगा। फिर उसके बाद हम ये कोण निकालते हैं। एक त्रिभुज के अंदर सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए अगर मैं इसे x का नाम दे दूं तो x जमा 70 जमा 55 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ये 70 डिग्री, ये 55 डिग्री और ये x, ये तीनों एक त्रिभुज के कोण हैं। तो इसका मतलब इन तीनों का योग हमारे पास 180 डिग्री है। 70 में जब आप 55 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 125 डिग्री। 125 प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 125 को घटाया तो ये आ गया 55 डिग्री। इस तरह से हमारे पास ये कोण भी 55 डिग्री का आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम इस त्रिभुज के अंदर करेंगे। इस त्रिभुज में ये कोण हमारे पास 70 डिग्री का है, ये 55 डिग्री का है, तो ये कोण आ जाएगा 55 डिग्री का ही। हम इन तीनों का जोड़ करके 180 के बराबर रख देंगे तो इस कोण का मान हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास सभी कोण आ चुके हैं। प्रश्न में आपसे जो जो पूछ रखा है उन सभी का जवाब दे दीजिए। हमें प्रश्न में DOC दे रखा है, यानी ये हमारे पास 55 डिग्री है। हमें प्रश्न में DCO दे रखा है, ये भी हमारे पास 55 डिग्री है। हमसे प्रश्न में OAB ये कोण पूछ रखा है, तो ये भी हमारे पास 55 डिग्री का ही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है समलंब ABCD, जिसमें AB समानांतर है DC। इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें ये दर्शाना है OA बटे OC बराबर है OB बटे OD। इस प्रश्न में हमें एक समलंब दे रखा है जिसमें AB लाइन DC के समानांतर है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसने क्या रखा है, आप OA और OC को के अनुपात को और OB और OD के अनुपात को एक दूसरे के बराबर सिद्ध कीजिए। आप ये त्रिभुज ले लीजिए और एक ये त्रिभुज ले लीजिए। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमारे पास ये जो दोनों कोण है ना, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे? जब दो लाइनें एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिन्हें हम नाम दे देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। फिर उसके बाद ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिसका नाम होता है एकांतर कोण। हम 9वीं क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब कोई दो लाइन समानांतर हो और कोई तीसरी लाइन उन्हें इस तरह से काट कर जा रही हो तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। नीचे वाले के बराबर और यहाँ नीचे वाले के बराबर, जिन्हें हम नाम देते हैं संगत कोण। और यही एक कोण होता है एकांतर, जो जेड की आकृति का होता है। जहाँ भी समानांतर लाइन के बीच में जेड बन रहा हो वहाँ दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास जेड इस जगह बन रहा है तो इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति यहाँ है, ये जेड बन रहा है तो इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब हमने इन दोनों त्रिभुजों के अंदर दो कोण एक दूसरे के बराबर कर दिए, एक तो ये कोण और एक ये वाला कोण। जब दो कोण एक दूसरे के बराबर हो तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता द्वारा
त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के, यानी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। हमें बताया कि समरूप त्रिभुज के कोण बिल्कुल बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अब हमें यहाँ ये अनुपात सिद्ध करना है, तो हम अनुपात ले लेंगे। इसके अंदर देखिए बड़ी भुजा ये दोनों हैं, तो हम लिख सकते हैं AB बटे में DC बराबर में। फिर उसके बाद हमने ये सिद्ध किया था कि ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मतलब इनके सामने वाली भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। अब इसके सामने वाली भुजा हमारे पास OB है और इसके सामने वाली भुजा हमारे पास OD है। ऐसी ही स्थिति यहाँ भी है। अब ये दोनों समानांतर रेखा है ना, तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी एक दूसरे के बराबर हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इन दोनों कोणों को सिद्ध किया था। यहाँ भी Z यानी एकांतर कोण बन रहे हैं। अब इसके सामने वाली भुजा हमारे पास OC है और इसके सामने वाली भुजा हमारे पास OA है, यानी OA बटे में OC। आपको बिल्कुल एक जैसा लेना है, जैसे सभी के अंदर ऊपर छोटे त्रिभुज की भुजा और सभी के अंदर नीचे बड़े त्रिभुज की भुजा। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD। आपको इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर हमें ये सिद्ध करना, आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो। चौथा प्रश्न है आकृति 6.36 में QR बटे QS बराबर है QT बटे QR और कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो दर्शाइए त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। अब थोड़ा सा इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, खुद से ही सोचकर। आप एक बार त्रिभुज PQR को ध्यान से देखिए, आपको बाकी पर ध्यान नहीं देना, आप सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज PQR पर देखिए। अब इसके अंदर ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। प्रश्न के अंदर हमें कोण 1 बराबर कोण 2 कह रखा है। अब हमें पता है कि एक त्रिभुज के अगर दो कोण एक दूसरे के बराबर होना, तो उनके सामने वाले भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। इन्हें हम सम्मुख कोणों के सम्मुख भुजाएं कहते हैं। PR PQ के बराबर है, तो मैं PR की जगह पे PQ लिख सकते हूँ। इस तरह से हमारे जो अनुपात बनेगा वो बन जाएगा QR बटे QS बराबर ऊपर QT। ऐसे कैसा, सिर्फ हम PR की जगह पे लिख देंगे PQ। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के समरूप सिद्ध करना है। एक त्रिभुज आपको लाल रंग में दिखाई दे रहा है और एक आपको नीले रंग में। अब यहाँ देखिए जो अनुपात हमें प्रश्न के अंदर दे रखा था, QR यानी ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक बटे QS यानी ये आधी लाइन यहाँ S तक ही आएगी सिर्फ। फिर उसके बाद है QT, फिर नीचे हमारे पास है PQ यानी ये यहाँ तक की लाइन जो हमने अभी अभी PR की जगह पे लिखी है। अब आप देखिए पूरे बड़ा जो त्रिभुज है ना, उसकी भुजा ऊपर है और जो छोटा त्रिभुज है उसकी भुजा नीचे है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ है, बड़े त्रिभुज की भुजा ऊपर और छोटे त्रिभुज की भुजा नीचे इस अनुपात के अंदर। तो भी अनुपात उसने प्रश्न में पहले ही बराबर दे रखा है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात तो समान हमें मिल गया। अब ये कोण हमारे पास दोनों त्रिभुजों के अंदर है, PQS के अंदर भी और TQR के अंदर भी। दोनों के अंदर एक ही कोण है, तो इसका मतलब ये बराबर तो हो गई भी। मान लीजिए 60 डिग्री का है, तो इसका मतलब PQS का भी एक कोण 60 डिग्री का है और TQR का भी एक कोण 60 डिग्री का है। तो इस तरह से हमारे पास दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और एक कोण बिल्कुल बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे से समरूप होंगे। और किस समरूपता के द्वारा? SAS, जिसका पूरा नाम है साइड एंगल साइड और हिंदी में जिसे हम भुजा कोण भुजा समरूपता कहते हैं। पांचवा प्रश्न है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर है कोण RTS। तो दर्शाइए त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। इस तरह से मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज PQR है जिसकी भुजा PR पर तो S बिंदु स्थित है और जिसकी भुजा QR पर T बिंदु स्थित है। इस प्रश्न में हमें ये कोण इसके बराबर दे रखा है और ये जो छोटा त्रिभुज है ये बड़े त्रिभुज के समरूप हमें सिद्ध करना है। अब त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जिसमें से एक कोण हमें दे ही रखा है बराबर। आपको ऐसे ही लिखना है कोण B बराबर कोण RTS और ब्रैकेट में लिख देना है दिया गया है। फिर उसके बाद जो ये कोण R है ना, ये आ जाएगा हमारे पास उभयनिष्ठ। आपको लिखना है ऐसे कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों के अंदर हो। ये जो कोण R है ये इसके अंदर भी है और इस पूरे बड़े त्रिभुज के अंदर भी है। तो दो कोण बराबर आने की वजह से हम कह सकते हैं कि AA एंगल यानी कोण कोण समरूपता के द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे की समरूप हैं। छठा प्रश्न है आकृति 6.37 में त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। अगर दो लाइन बराबर की और एक इस तरह से हो तो ये हमारे पास सर्वांग
सर्वांग सम का निशान होता है, यानी इसके सभी के सभी अंग बिल्कुल समान है। अगर सिर्फ ये हिस्सा होना तो इसका मतलब वो उसके समरूप है। अब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो इसका मतलब इसके सभी हिस्से बराबर हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो AE ये छोटी भुजा है ये इस छोटी भुजा यानी AD के बराबर है। फिर हम आगे कह सकते हैं ये जो पूरी बड़ी भुजा है ना, ये इस बड़ी भुजा यानी AB बराबर है इस पूरी बड़ी भुजा AC के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। अब हमें इस प्रश्न के अंदर त्रिभुज ADE यानी ये छोटा त्रिभुज और त्रिभुज ABC यानी ये पूरा बड़ा त्रिभुज, ये दोनों एक दूसरे के समरूप सिद्ध करने हैं। तो समरूप सिद्ध करने के लिए ये जो कोण A है ना, ये दोनों के अंदर ही है, ये छोटे त्रिभुज के अंदर भी है और ये बड़े त्रिभुज के अंदर भी है। अब यहाँ हम भुजाओं का अनुपात कैसे निकालेंगे? छोटे त्रिभुज की भुजा ऊपर आ जाएगी और बड़े त्रिभुज की भुजा नीचे आ जाएगी, यानी हम निकालेंगे AD बटे में AB। ऐसे ही दूसरी तरफ हमारे पास होगा AE बटे में AC। अगर हम किसी तरह इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दे तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, AD बराबर है AE, यानी ये ऊपर वाले हिस्से दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और AB बराबर है AC, नीचे वाले हिस्से भी एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों समान अनुपात में है। जैसे मैं आपको कहूँ 2/3 बराबर 2/3, अगर ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों का अनुपात बिल्कुल समान है। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम इन दोनों को बराबर सिद्ध कर देते हैं। अब हमारे पास दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और एक कोण बराबर आ गया, तो हम साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा समरूपता द्वारा सिद्ध कर देते हैं कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। 7वां प्रश्न है आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। शीर्षलंब का मतलब होता है इस तरह से किसी त्रिभुज के जो शीर्ष वाला हिस्सा है यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जब कोई लाइन जाती है तो उसे हम शीर्षलंब कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं दर्शाइए कि नीचे हमें भाग दे रखे हैं अलग अलग, इनके अंदर जो त्रिभुज हमें दे रखे हैं वो सभी हमें एक दूसरे के समरूप सिद्ध करने हैं। पहले भाग में हमें त्रिभुज AEP और CDP दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। हमारे पास AEP त्रिभुज ये है जो पर्पल कलर में है और CDP त्रिभुज ये है जो ब्लू कलर में है। देखिए ये दो लाइनें एक दूसरे को इस तरह से काट रही हैं। जब कोई दो लाइनें एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण ये बराबर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ इसने ये भी 90 डिग्री का कह रखा है और ये भी 90 डिग्री का क्वेश्चन में हमें पहले से ही कह रखा है। तो दो कोण बराबर होने की वजह से हम कह सकते हैं एंगल एंगल यानी कोण कोण समरूपता के द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। फिर दूसरे भाग में हमें त्रिभुज ABD यानी ये जो बड़ा त्रिभुज है ये और दूसरा CBE, मैंने दोनों को अलग अलग रंगों में दर्शाया है। अब यहाँ हमारे पास ये जो कोण है ना ये दोनों ही त्रिभुजों के अंदर है, ये नीले वाले त्रिभुज के अंदर भी है और जो पर्पल वाला है ना जामुनी रंग का उसके अंदर भी है। फिर उसके बाद ये कोण भी 90 डिग्री का है और इसके अंदर भी एक कोण ये 90 डिग्री का है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता के द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तीसरे भाग में हमें त्रिभुज AEP यानी ये जो छोटा त्रिभुज है ये और ADB ये जो बड़ा त्रिभुज है इन दोनों को एक दूसरे के समरूप सिद्ध करना है। ये जो कोण है दोनों के अंदर उभयनिष्ठ चाहिए, इस त्रिभुज के अंदर भी है और इस बड़े त्रिभुज के अंदर भी है। तो हम इसको लिख देंगे कोण PAE बराबर है कोण PAE और कारण में हम बता देंगे उभयनिष्ठ। हमें कारण भी बताना पड़ेगा कि आखिर ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर क्यों हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर भी एक कोण 90 डिग्री का है और इसके अंदर भी एक कोण 90 डिग्री का, ये हमें प्रश्न के अंदर ही दिया गया है। तो दो कोण बराबर होने की वजह से कोण कोण समरूपता द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। चौथा भाग है त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, तो ये हमारे पास बड़ा त्रिभुज BEC हो जाएगा और ये हमारा छोटा त्रिभुज है। इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। अब ये जो कोण C है ना ये दोनों के अंदर है, बड़े त्रिभुज के अंदर भी और छोटे त्रिभुज के अंदर भी, तो इसका मतलब ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों में बराबर है। इसके अंदर भी एक कोण 90 डिग्री का है और इसके अंदर भी एक कोण 90 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरह से कोण कोण समरूपता द्वारा हमारा ये त्रिभुज भी समरूप हो गया। 8वां प्रश्न है समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा ED पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। इस प्रश्न में हमें ABCD एक समानांतर चतुर्भुज दे रखा है। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है और ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। अब इसने आगे कह रखा है कि बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित, अगर हम AD को इस तरह से आगे बढ़ाते तो इस पर कोई बिंदु आगे चलकर आएगा E
और फिर उसके बाद बी ई भुजा, यानी बी को हम ई से मिला देंगे। ये भुजा सी डी को, ये हमारे पास सी डी भुजा है ना, तो ये इसे एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इस तरह से ये हमारा चित्र है, ये दे नहीं रखा, आपको खुद से ही बनाना है। इस प्रश्न में हमें त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज बी सी एफ इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो इसके लिए पहले हम लिख देंगे कोण ए बराबर है कोण सी। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। फिर उसके बाद ये लाइन इसके समानांतर है, तो यहाँ पे हमारे पास एक जेड की आकृति बन रही है जिसे हम एकांतर कोण कहते हैं। तो ये कोण इसके बराबर होगा। अब ये जो कोण है ना, ये इस बड़े त्रिभुज का हिस्सा है और ये कोण इस छोटे त्रिभुज का हिस्सा है, और ये दोनों हमने एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर दिए एकांतर कोण। अब हमने दोनों त्रिभुजों के दो कोणों को एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये कोण द्वारा एक दूसरे के समरूप है। 9वां प्रश्न है आकृति 6.39 में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रश्न में हमें त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। अब दोनों के अंदर ही ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब दोनों का एक कोण बराबर हो गया। और ये जो ए कोण है ना, ये दोनों के अंदर भी है, ये त्रिभुज एबीसी के अंदर भी है और ये त्रिभुज एएमपी के अंदर भी है। तो कोण ए दोनों के अंदर उभयनिष्ठ हो जाएगा हमारे पास। अब हमने दो कोणों को बराबर सिद्ध कर दिया, तो इसका मतलब है ये कोण कोण समरूपता द्वारा एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे भाग में कह रहा है सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। ऊपर जिस त्रिभुज का हमने एक बार लिख दिया, बाकी के सभी के अंदर भी हम उस ऊपर उसी त्रिभुज की भुजाएं लेंगे। जैसे पहले मान लीजिए हम इस त्रिभुज की भुजाएं ले लेते हैं। इसकी सबसे छोटी भुजा हमारे पास ए बी है, तो हम यहाँ ऊपर ए बी लिख देंगे। फिर दूसरा जो त्रिभुज है ना, उसकी सबसे छोटी भुजा हमारे पास है ए एम आ जाएगा बराबर में। अब हम इस त्रिभुज की बीच वाली भुजा, इसकी बीच की भुजा ये है, तो हम लिख देंगे बी सी बटे में हमारे पास दूसरे त्रिभुज की बीच वाली भुजा यानी कि एम पी आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी बटे में एम पी। फिर हम इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि ए सी लेंगे, बटे में हमारे पास आएगा दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि पी ए। यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। 10वां प्रश्न है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ए पर स्थित है। इस प्रश्न में हमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी दे रखे हैं और कह रखा है कि दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो दो त्रिभुज अगर एक दूसरे के समरूप है, इसका मतलब उनके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर है। यानी ये जो कोण ए है ना, ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये जो सी कोण है ये जी कोण के बराबर हो जाएगा। ये जो कोण बी है ये ई कोण के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह इसकी भुजाओं का भी अनुपात बराबर होगा। अब हमें जो प्रश्न में दे रखा है उसके अनुसार हल करेंगे। हमें सी डी का अनुपात निकालना है जी एच के साथ और ए सी का अनुपात निकालना है एफ जी के साथ। तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण एफ, क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। फिर उसके बाद हमें पता है कि कोण सी बराबर होगा कोण जी। और जो ये बीच वाली लाइन है ना, ये इसने प्रश्न के अंदर ही में कह रखा है कि इनकी समद्विभाजक है। अब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? हमारे पास मान लीजिए कोई कोण है 80 डिग्री का, तो उसके बिल्कुल बीचों बीच कोई ऐसी लाइन जा रही है जो उसको 40 और 40 डिग्री में विभाजित करी है। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन समद्विभाजक है, यानी ये इसे दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। हमारे पास कोण सी बराबर है कोण जी, तो उनका आधा भी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच। ये दोनों कोण भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्योंकि बराबर कोणों के समद्विभाजक हैं। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर कोण ए बराबर कोण एफ और ये कोण इसके बराबर सिद्ध कर दिया। तो जब दो कोण बराबर हो दो त्रिभुजों के अंदर, तो हम कोण कोण समरूपता द्वारा कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। यानी हम बड़ी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा के साथ निकालेंगे। हम लिख सकते हैं ए सी बटे में एफ जी बराबर में हमारे पास है ए डी बटे में एफ एच बराबर में है सी डी बटे में जी एच। फिर उसके बाद दूसरे भाग में हमें कह रखा है कि दर्शाइए त्रिभुज डी सी पी। त्रिभुज डी सी बी हमारे पास ये है, समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, इस त्रिभुज के समरूप है। हमें इन दोनों को एक दूसरे के समरूप सिद्ध करना है। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम कह सकते हैं कोण बी बराबर है कोण ई, क्योंकि ये जो पूरा बड़ा त्रिभुज है ए बी सी और एफ ई जी, ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले भाग के अंदर किया था। अगर ये दोनों
कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो इन दोनों कोणों के समद्विभाजक भी एक दूसरे के बराबर होंगे। इनके बारे में मैं डिटेल से आपको पिछले भाग में बता चुकी हूँ। किन्हीं दो त्रिभुजों के अंदर अगर दो कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता द्वारा वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। फिर उसके बाद तीसरे भाग में हमें क्या रखा है, त्रिभुज DCA ये हमारे पास DCA है और HGF ये हमारे पास HGF है। इन दोनों को हम पहले भाग में ही समरूप सिद्ध कर चुके हैं। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये AA समरूपता द्वारा समरूप हो जाएंगे। 11वां प्रश्न है आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। अब हमें त्रिभुज BDA और त्रिभुज EFC दोनों को एक दूसरे के समरूप सिद्ध करना है। तो इनके अंदर एक कोण तो ये 90 डिग्री का दोनों के अंदर है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। फिर उसके बाद हमें प्रश्न के अंदर दे रखा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भुजा AB बराबर AC की है, इसलिए कोण B बराबर है कोण C। कोण B इस त्रिभुज के अंदर है और कोण C इस त्रिभुज के अंदर है, तो दोनों का हमने एक एक त्रिभुज और एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर दिया। एक 90 डिग्री का है तो हमारे पास दो कोण बराबर सिद्ध होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये कोण कोण समरूपता द्वारा एक दूसरे के समरूप हैं। 12वां प्रश्न है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इस प्रश्न में हमें AB का अनुपात PQ के, BC का अनुपात QR के और AD का अनुपात PM के बराबर दे रखा है, जिसने हम इस तरह से लिख सकते हैं। और हमें कह रखा है कि आप त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के समरूप सिद्ध कीजिए। पहले त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM ले लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास AB बटे में PQ हमें प्रश्न के अंदर ही दे रखा है, AD बटे में PM भी हमें प्रश्न के अंदर दे रखा है, लेकिन यहाँ जो ये भुजा है ना, ये हमारे पास है BC बटे में QR पूरी भुजा। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए BD और QM की जरूरत है और हमारे पास BC और QR का अनुपात है, लेकिन ये जो AD और PM लाइन जा रही है ये इन दोनों की माध्यिकाएं हैं और माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट कर जाती है, यानी जो BD है वो DC के बराबर है, Q है वो MR के बराबर है। हम लिख सकते हैं BC बराबर है 2BD, यानी ये इसका दुगना है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 और ये पूरी लाइन हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम BC की जगह लिख सकते हैं 2BD और QR की जगह लिख सकते हैं 2QM, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि BD बटे QM का अनुपात इन दोनों के बराबर होगा। अब हमने इन दोनों त्रिभुजों के सभी भुजाओं के अनुपात को बराबर सिद्ध कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि भुजा 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 समरूपता द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। अब अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो इनके सभी संगत कोण भी एक दूसरे के समरूप होंगे, यानी हम कह सकते हैं कोण B बराबर है कोण Q। अब हमें त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप सिद्ध करना है, तो दो भुजाओं का अनुपात तो हमारे पास पहले से ही है, कोण B बराबर कोण Q हमने निकाल लिया, तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा समरूपता द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। 13वां प्रश्न है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। दर्शाइए CA² बराबर है CB गुणा में CD। इस प्रश्न में एक त्रिभुज दे रखा है ABC और इस BC भुजा पर कोई D बिंदु ऐसा है कि कोण ADC यानी ये कोण ADC बराबर है कोण BAC के। जो कोण C है वो उभयनिष्ठ है, वो ADC और ABC दोनों ही त्रिभुजों के अंदर है, तो हम लिख सकते हैं कोण ADC बराबर कोण BAC। ये दोनों कोण तो बराबर हमें दे रखे हैं और कोण C हमारा उभयनिष्ठ हो गया, तो दो कोण बराबर होने की वजह से AA यानी कोण कोण समरूपता द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप सिद्ध होते हैं। अब हमें पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनके जो सामने वाली भुजा होगी उन दोनों का अनुपात हम लेंगे। तो इसके कोण के सामने हमारे पास भुजा है AC, इसको हम AC या CA लिख सकते हैं, और इस कोण के सामने वाली भुजा हमारे पास है BC, तो ये हमारे पास आ जाएगा बटे में BC। अभी हमने AC को इस कोण के सामने वाली भुजा मानकर इस त्रिभुज के अंदर से लिया है। अब हम देखते हैं कि ये जो AC है ना, ये बड़े वाले त्रिभुज
त्रिभुज के अनुसार कैसी है। देखिए ये जो AC है ये दो कोणों के बीच में आ रही है, एक तो कोण A और एक कोण C। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम हम यहाँ करेंगे इस दूसरे त्रिभुज के अंदर। अब C के बराबर ही है और अब इन दोनों और इसके बीच में आ रही थी ना, तो उसकी तुलना इन्हीं दोनों के बीच के कोण के बराबर होगी, यानी ये कोण इसके बराबर है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर CA आ रही है ना, तो इन दोनों के बीच में जो आएगी उसकी तुलना CA के साथ होगी, यानी हम कह सकते हैं DC बटे में CA या फिर AC। ये भुजा 2 बार आएगी, आपको इसका स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुजों के अंदर आ रही है। अब ये CA इस तरफ भाग में, जब हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये गुना में आ जाएगा। जब दो एक जैसी चीज़ें गुना में हो तो उनका स्केयर बन जाता है। जैसे हम x के गुना x से करेंगे तो वो x का स्केयर बन जाएगा। ऐसे ही अब CA के गुना CA से हो रही है तो ये बन जाएगा CA स्केयर। B से इस तरफ नीचे भाग में है, ये दूसरी तरफ जाकर गुना में हो जाएगा। इस तरह से वही आ जाएगा हमारे पास जो प्रश्न के अंदर हमें सिद्ध करना है। 14 का प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD और एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR की माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इस प्रश्न में हमें ABC और PQR दो त्रिभुज दे रखे हैं। AD ABC की माध्यिका है और PM PQR की माध्यिका है। इसने क्या रखा है, AB और AC तथा AD का जो अनुपात है वो PQ, PR और PM के बराबर है। तो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, यानी हम इसे लिख देंगे AB बटे में PQ। फिर आगे क्या रखा है इसने, AC यानी इस भुजा का अनुपात PR के बराबर है, तो AC बटे में PR बराबर में जो माध्यिका हमारे पास AD है उसका अनुपात इसने PM के बराबर दे रखा है। ये हमें प्रश्न के अंदर दिया गया, तो हम सबसे पहले इसको लिखकर ब्रैकेट में लिख देंगे कि दिया गया है। इस प्रश्न में हमें त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के समरूप सिद्ध करना है। अब इसके लिए हमारे पास AB और PQ का अनुपात है, AC और PR का अनुपात है। हमारे पास एक प्रमेय होती है SAS। इसमें दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा समरूपता द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। अब भुजाओं का अनुपात तो हमें प्रश्न के अंदर पहले से ही दे रखा है। अगर हम इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध कर दें तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप सिद्ध हो जाएंगे। उसके लिए हमें इसके अंदर थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, उसके बाद ही यह हल होगा और कोई तरीका नहीं है। रचना कैसे करनी है, जितनी लंबाई इस AD की है ना उतनी ही बिल्कुल सेम लंबाई हम यहाँ नीचे ले लेंगे। हम इस AD लाइन को आगे बढ़ा देंगे E बिंदु तक और उसको बिल्कुल इतना ही लेंगे जितनी दूरी ये है। फिर हम इस C बिंदु को C बिंदु से मिला देंगे, तो इस तरह से हमारे पास ये एक अलग से रचना हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ करना है। हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे N बिंदु तक और ये जो दूरी है ना उतनी ही दूरी ये होनी चाहिए, यानी हम लिख सकते हैं PM बराबर MN। अब हम इस N बिंदु को R से मिला देंगे। अब इसको लिखना कैसे मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले जो अनुपात हमें दिए गए वो लिखकर हम लिख देंगे कि दिया गया है। उसके बाद हम वो लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है। फिर हम रचना लिखेंगे, जो जो हमने किया है हम उसको शब्दों में लिख देंगे। रेखा AD को E तक इस प्रकार बढ़ाएं कि रेखा AD बराबर D ही हो। फिर उसके बाद हम E और C बिंदु को मिला देंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमें त्रिभुज PQR के अंदर करना है। त्रिभुज PQR के अंदर हम लिख देंगे कि इसी प्रकार PM को N तक इस प्रकार बढ़ाएं कि PM बराबर MN हो। फिर उसके बाद हम त्रिभुज ABD यानी इस त्रिभुज को और त्रिभुज ECD यानी इस त्रिभुज को, इन दोनों को लेते हैं। हमें ये दो त्रिभुज लेने हैं जो एक दूसरे के इस तरह से आमने सामने हैं। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमारे पास ये जो कोण है ना ये इसके बराबर होगा, क्योंकि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। AD बराबर DE, ये जो AD लाइन है ना ये DE के बराबर है, क्योंकि दोनों को ही हमने रचना से बराबर किया। अगर ये 4 सेंटीमीटर थी तो हमने इसको भी 4 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ाया है। फिर BD बराबर CD, अब ये जो दूरी है ना BD ये CD के बराबर है, क्योंकि ये जो AD लाइन है ये इसने प्रश्न में पहले ही कह रखी है कि इस ABC त्रिभुज की माध्यिका है। त्रिभुज के किसी एक बिंदु से एक ऐसी लाइन जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटते हुए जाए उसे हम माध्यिका कहते हैं। तो हम कह सकते हैं SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग समता द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो वो समरूप होंगे, लेकिन यहाँ हमें भुजाएं बराबर दे रखी हैं। आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। अब हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होंगे और सभी भुजाएं भी बराबर होंगी।
तो BD तो CD के बराबर है, ये जो AD बीच वाली है ना ये DE के बराबर है, और ये जो AB रेखा है ये CE के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं AB बराबर है CE आ जाएगा यहाँ। किस लिए? CPCT यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरे त्रिभुज PQR के अंदर करेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को जब हम लेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बिल्कुल वैसे ही। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं QM बराबर MR, क्योंकि ये जो PM है ना ये एक माध्यिका है और माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। PM बराबर MN हमने रचना से ही पहले ही अपने पास से ही लिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना ये इस लाइन के बराबर हो जाएगी। अब हमने AB बराबर CE सिद्ध कर दिया और PQ बराबर NR सिद्ध कर दिया। इन दोनों को हम अलग से लिख देंगे, ये हमें प्रश्न के अंदर दे रखा है। तो हम AB की जगह पे CE लिख सकते हैं जो हमने निकाला है, और PQ की जगह पे हम NR लिख सकते हैं। किसी के बराबर होने का मतलब क्या होता है कि हम उसको उसकी जगह पे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सभी अनुपात हैं कहाँ। CE हमारे पास यहाँ है और इसके अंदर NR हमारे पास यहाँ है। फिर है AC बटे में PR, तो AC ये लाइन हो गई और PR ये लाइन हो गई। फिर है AD बटे में PM, तो AD यहाँ तक की लाइन और PM यहाँ तक की लाइन है। अब इन सब का अनुपात एक दूसरे के साथ बराबर है। अगर मैं यहाँ AE कर दूँ, पूरी लाइन को आगे बढ़ा दूँ और यहाँ PN कर दूँ, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि सभी भुजाओं का अनुपात हमें बराबर दे रखा है। अब हमें पता है कि ये दोनों दूरी एक दूसरे के बराबर हैं, हमने रचना में ही इन दोनों को बराबर लिया था। तो अगर मैं इस दूरी की 2 से गुना कर दूँ तो हमारे पास ये पूरी लाइन आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास AD बटे में PM है। अगर मैं इसके नीचे भी और ऊपर भी दोनों तरफ 2 से गुना कर दूँ तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 2AD यानी AD का दुगना हम इसको लिख सकते हैं पूरी AE लाइन के बराबर है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारे पास है नीचे 2PM। अब PM लाइन का दुगना हमारे पास पूरी PN लाइन हो जाएगी। तो हम 2AD की जगह तो AE लिख देंगे और 2PM की जगह पे PN लिख देंगे, यानी ये पूरी लाइन दोनों के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास अनुपात आ गया CE बटे में NR, AC बटे में PR और AE बटे में PN। देखिए ये है कहाँ, CE बटे में NR, ये CE है और ये NR है। AC ये लाइन है और PR ये लाइन है, और AE हमारे पास ये बड़ी लाइन और PN हमारे पास ये बड़ी लाइन। अब इन दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। S भुजा 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 समरूपता द्वारा। हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं और सभी भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर और ये बड़ा कोण इसके बराबर। अब हमें ये पूरा कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना था, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। तो इतना हिस्सा एक दूसरे के बराबर सिद्ध हो चुका है। अगर मैं इनको नाम दे दूं, मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, तो हमने निकाल लिया कि कोण 2 बराबर है कोण 4। क्यों? समरूप त्रिभुजों के संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम हमें दूसरी तरफ करना है, यानी हम BE को इससे मिला देंगे। BE को मिलाने के बाद हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को एक दूसरे के साथ सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। ये BD और DC एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि AD माध्यिका है और माध्यिका 2 बराबर भागों में बांट कर जाती है सामने वाली भुजा को। ये जो AD है ना ये DE के बराबर है, ये हम रचना से ही बराबर लेकर चल रहे हैं। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि SAS द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। अब दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है तो इसका मतलब इसके सभी भाग बराबर हैं, यानी BE बराबर है AC के। जैसे हमने इस भाग के अंदर किया था बिल्कुल वैसे ही हम इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के समरूप सिद्ध कर देंगे। समरूप सिद्ध करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर होगा। हमने इसको नाम दिया था 1 का और इसको नाम दिया था 3 का, तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर है कोण 3। बिल्कुल सारा वही का वही चलेगा, हम इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। अब हमने सिद्ध कर लिया कोण 2 बराबर है 4 और कोण 1 बराबर है 3, हम इसको लिख देंगे।
कोण 1 बराबर है कोण 3 के और कोण 2 बराबर है कोण 4 के। जब आप समीकरण 1 को 2 से जोड़ोगे तो इस तरफ का हिस्सा इस तरफ जुड़ जाएगा और इस तरफ का हिस्सा इस तरफ जुड़ जाएगा। अब जब आप 1 में 2 को जोड़ोगे तो हमारे पास ये पूरा कोण ए आ जाएगा और जब आप 3 में 4 को जोड़ोगे तो हमारे पास कोण पी आ जाएगा। अब ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर आ गए और भुजाओं का अनुपात हमें पहले ही बराबर दे रखा है, तो हम कह सकते हैं एस ए एस भुजा कोण भुजा समरूपता द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे की समरूप सिद्ध होते हैं। 15वां प्रश्न है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए यहाँ ऊपर हमारे पास सूरज की किरणें नीचे आ रही हैं, एक पहले मीनार है और उसके बाद एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो जो सूरज की किरणें पड़ेंगी ना वो तो सभी पर बिल्कुल बराबर पड़ेंगी और एक समय में सभी की छाया की लंबाई का अनुपात बराबर होता है। यानी छोटी अगर कोई वस्तु है तो उसकी छाया छोटी बनेगी, बड़ी कोई वस्तु है तो उसकी छाया बड़ी बनेगी। तो अगर हम देखें कि यहाँ से सूरज की किरणें आ रही हैं तो वो इस तरह से यहाँ इसकी छाया बना रही हैं और वही सूरज की किरणें जो ये हमारे पास स्तंभ है उसकी भी छाया बना रही हैं। तो ये हमारे पास दो अलग अलग त्रिभुज हो जाएंगे, ये स्तंभ का त्रिभुज और ये मीनार का त्रिभुज है। उसने कह रखा है कि स्तंभ की लंबाई यानी कि ऊंचाई हमारे पास 6 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई, छाया यहाँ नीचे बनती है तो उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर हो जाएगी, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, अब मीनार अगर यहाँ है तो उसकी जो छाया बनेगी वो ये पूरी बनेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 28 मीटर दे रखी है। मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है तो जो हमें निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। दोनों त्रिभुजों के अंदर देखते हैं, दोनों के अंदर ही ये कोण 90-90 डिग्री का है, क्योंकि चाहे कोई मीनार हो, कोई दीवार हो या कोई स्तंभ हो, सभी जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाकर खड़े होते हैं, तो ये कोण दोनों के अंदर बराबर हो जाएगा। फिर ये जो कोण है ना ये दोनों के अंदर ही बराबर है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, इसे हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ। तो इस तरह से हमने दो कोणों को बराबर सिद्ध कर दिया। हम कह सकते हैं कि ए समरूपता द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। अब अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनके सभी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। मीनार की ऊंचाई का अनुपात स्तंभ की ऊंचाई से होगा और छाया का अनुपात छाया से ही हो जाएगा। हम इस तरफ अगर ऊपर स्तंभ की ऊंचाई ले रहे हैं और नीचे छाया ले रहे हैं तो दूसरी तरफ भी हम ऊपर मीनार की ऊंचाई और नीचे छाया की लंबाई लेंगे। हमें x का मान निकालना है। ये 28 इस तरफ भाग में है, दूसरी तरफ जाकर गुना में हो जाएगा। जब हम 4 को 28 से भाग देंगे 7 आ जाएगा, 7 की गुना 6 से करेंगे तो 42। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई हमारे पास 42 मीटर होगी। 16वां प्रश्न है, AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। सिद्ध कीजिए AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। इस तरह से हमें कोई दो त्रिभुज दे रखे हैं, उन दोनों त्रिभुजों में AD और PM माध्यिकाएं हैं। माध्यिका का मतलब क्या होता है? किसी एक शीर्ष से होकर गुजरने वाली वो रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, उसे हम माध्यिका कहते हैं। आगे इसने कह रखा है ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यानी ये जो बड़ा त्रिभुज है ये इसके समरूप है। तो हम कह सकते हैं कि AB बटे PQ, AC बटे PR और BC बटे QR इन सभी का अनुपात एक दूसरे के बराबर है और कोण A बराबर है कोण P के, कोण C बराबर है कोण R के और कोण B बराबर है कोण Q के। अब हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM को ले लेते हैं। इनके अंदर कोण B बराबर है कोण Q, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि AB बटे PQ यानी इन दोनों का अनुपात हमारे पास BC बटे QR के बराबर है। ये हमने निकाल लिया है जो हमें समरूप त्रिभुज दे रखे थे उनकी भुजाओं के अनुपात से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ BC मतलब नीचे वाली लाइन बटे में QR। अब ये AD और PM दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी ये भाग इसके बराबर है और ये भाग इसके बराबर है। हम कह सकते हैं BD यानी ये हिस्सा इस BC का आधा हो जाएगा, 1/2 BC। और दूसरी तरफ कह सकते हैं QM यानी इतना हिस्सा ये पूरी QR लाइन का आधा हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं BD बराबर 1/2 BC और QM बराबर 1/2 QR। अब ये दो नीचे भाग में है, दूसरी तरफ जाकर गुना में हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 BD। ऐसे ही 2 यहाँ है, ये भी दूसरी तरफ जाकर बन जाएगा 2 QM। अब हम BC की जगह लिख सकते हैं 2 BD और QR की जगह लिख सकते हैं 2 QM। 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AB यानी ये लाइन बटे में PQ।
बराबर है बी डी बटे में क्यू एम, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर आ गया और इनके बीच का कोण हम पहले ही बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो जब दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि वो भुजा कोण भुजा समरूपता द्वारा एक दूसरे के समरूप होते हैं। अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के समरूप सिद्ध कर दिया, तो इसका मतलब इनके सभी कोण बराबर होंगे और सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, बी डी का अनुपात क्यू एम के साथ, और जो तीसरी भुजा यानी ए डी है उसका अनुपात ए पी एम के साथ आ जाएगा। यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे में पी एम।